आज हम BPSC 131 के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पूरा नाम राजनीतिक सिद्धांत का परिचय है। इसमें अधिकतम अंक 100 होते हैं। इसमें पासिंग मार्क्स आपको 35 लाने पड़ते हैं और समय 3 घंटे का है। इस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में बांटा गया है, जिनमें से टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। एक भाग में 3 क्वेश्चन कंपल्सरी, एक भाग में 2 क्वेश्चन कंपल्सरी और प्रत्येक क्वेश्चन 20 अंक का है। इसमें आपका पहले भाग का पहला क्वेश्चन है, नागरिकता का साम्यवादी सिद्धांत क्या है, वर्णन कीजिए। इन सभी के आंसर 500 वर्ड्स के कम से कम होने चाहिए। आंसर पहला आपका, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है जो निजी स्वामित्व और लाभ आधारित अर्थव्यवस्था को एक वर्गहीन आर्थिक प्रणाली के साथ बदलने की वकालत करती है। इसके तहत उत्पादन के साधन, भवन, मशीनरी, उपकरण और श्रम निजी स्वामित्व के साथ सांप्रदायिक रूप से स्वामित्व में है। संपत्ति के या तो राज्य द्वारा प्रतिबंधित या गंभीर रूप से सीमित लोकतंत्र और पूंजीवाद दोनों के विरोध के कारण साम्यवाद को इसके अधिवक्ताओं द्वारा समाजवाद का एक उन्नत रूप माना जाता है। साम्यवाद का इतिहास क्या है? 1840 के दशक तक साम्यवाद शब्द का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें आपका पूरा ये जितने भी इसे अच्छे से समझ लेना और आपको ये पूरा नोट डाउन कर लेना। जैसे धर्म ने साम्यवाद के अन्य प्राणिक दृष्टिकोणों को प्रेरित किया। उदाहरण के लिए बाइबल के अधिनियमों की पुस्तक पहले ईसाइयों को एकता बनाए रखने के लिए और सांसारिक संपत्ति के निजी स्वामित्व के जुड़ी बुराई से बचने के लिए के तरीके के रूप में एक सरल प्रकार का साम्यवाद का अभ्यास किया। एक बार पूरा देख लीजिए, क्या ब्ला ब्ला ब्ला, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में नहीं है। समकालीन साम्यवाद भी पश्चिम यूरोप में 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत में औद्योगिक क्रांति से प्रेरित था। उन्नीस की रूसी क्रांति ने 1922 में व्लादिमीर लेनिन के तहत सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के संघ का गठन किया। व्लादिमीर लेनिन ने USSR का गठन किया था। 1930 के दशक तक लेनिन की उदारवादी साम्यवाद के ब्रांड को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दिया गया था। ये आपका देखना सिंपल सा है आंसर इसका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के राजनीतिक तनाव और वैश्विक सैन्य महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने की आर्थिक नाली ने धीरे धीरे अपनी पूर्वी ब्लॉक कम्युनिस्ट उपग्रह राष्ट्रों जैसे पूर्वी जर्मनी और पोलैंड पर सोवियत संघ की पकड़ को कमजोर कर दिया। 1990 के दशक तक एक वैश्विक राजनीतिक शक्ति के रूप में साम्यवाद की व्यापकता तेजी से कम हो गई। आज केवल चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, लाओस और वियतनाम के राष्ट्र कम्युनिस्ट राज्यों के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नागरिक समाज के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नागरिक समाज के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द है सिविल और सोसाइटी। सिविल का अर्थ है नागरिक अर्थात रासायनिक। इसके अन्य अर्थ है नागरिकों से संबंधित दीवानी मामले, नम्र और सहयोग करने वाले व्यक्ति, उत्तरदायी और सुसंस्कृत व्यक्ति। सोसाइटी का अर्थ है समाज या समिति। वस्तुतः नागरिक समाज सभी जागरूक और उत्तरदायी व्यक्ति का समूह है। इसे अर्थ में वह राज्य से भिन्न हो जाता है क्योंकि राज्य के अंतर्गत समस्त संगठित और असंगठित क्षेत्र आता है, जबकि सभ्य समाज के अंतर्गत मात्र संगठित राज्य के अंतर्गत अनुत्तरदायी, चोर, उचक्के सभी किस्म के लोग आते हैं, जबकि सभ्य समाज में उचित विधिक काम करने वाले हैं। राज्य के पीछे मुख्य भूमिका नागरिक समाज की होती है। मतलब आपका पूरा आंसर नागरिक समाज क्या क्या है, कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं, पूरा लिखना है। ये आप देख सकते हैं। इसका आंसर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आराम से समझ में आएगा। नागरिक समाज की कुछ विशेषताएं, जैसे ये संगठित समाज को दर्शाता है, राज्य की संस्था को बताता है, भाग अंतर्गत भाग आता है। इसमें वह समूह आते हैं जो राज्य और प्रजा के मध्य होते हैं। ये विचार स्वतंत्र समाज होता है, इसलिए प्रगतिशील समाज होता है। बौद्धिक है रूप नगरक या सभ्य समाज का उदाहरण उत्तर आधुनिक युग के लोगों का उदाहरण है। ठीक है। फिर वस्तु आधुनिक समाज के 3 मुख्य क्षेत्र है, सरकार, बाजार और नागरिक समाज। मतलब सरकार, बाजार और नागरिक समाज ही पूरा आधुनिक समाज को चलाती है। देख लीजिए, इसमें आपका कुछ पॉइंट है। भूमिका क्या क्या समाज की, समानता आधारित सार्वजनिक कल्याण को प्रेरित करना, इसके लिए आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति समुदाय के प्रयत्न करना। 3rd, 4th, 5th 6, 7 में 4-5 अच्छे से कर लीजिए और अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बना लीजिए, ज़्यादा नंबर आ जाएंगे आपके। पहले भाग से 2 क्वेश्चन कर लिए, बाकी 2 भाग से 3 करेंगे। उसमें 5वां क्वेश्चन है, निष्पक्षता का सिद्धांत क्या है, समझाइए। निष्पक्षता सिद्धांत एक संघीय संचार आयोग नीति थी। FCC का मानना था कि प्रसारण लाइसेंस रेडियो, टेलीस्ट्रियल, टीवी स्टेशन दोनों के लिए आवश्यक सार्वजनिक विश्वास का एक रूप था और इस तरह लाइसेंसधारियों का विवादास्पद मुद्दों को संतुलित करना और निष्पक्ष कवरेज प्रदान करना चाहिए। यह नीति रीगन प्रशासन नियंत्रण मुक्ति की एक दुर्घटना थी। निष्पक्षता सिद्धांत को समान समय नियम के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसका इतिहास है कुछ।
जैसे 1949 की नीति एफसीसी संघीय रेडियो प्रवृत्ति की कला करती थी। एफआरसी ने रेडियो के विकास के जवाब में नीति विकसित की। निष्पक्षता के कुछ सिद्धांत है, पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीति की पुष्टि करी कि सुप्रीम किस तरीके से नीति आपकी चलाई जाती है। 1969 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुना 8-0 से। इस फैसले में पहले संशोधन को सर्वोपरि के रूप में स्थान दिया, बल्कि लेकिन प्रशासक के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से देखने और सुनने के लिए, मतलब सभी देखें और सुन सके। बाकी नेक्स्ट पैराग्राफ। यह पहला संशोधन का उद्देश्य विचारों के एक आबादी बाजार का संरक्षित करना है, जिससे सत्य अनंत प्रबल होगा, ना कि उस बाजार के गद्दारी का सामना करने के लिए, चाहे वह सरकार द्वारा ही हो या निजी लाइसेंसधारी द्वारा। केवल 5 साल बाद कोर्ट ने खुद को उलट दिया। 1974 में स्कोटू के मुख्य न्यायाधीश वारन बर्गर ने कहा कि समाचार पत्रों के मामले में सरकार जवाब का अधिकार आवश्यकता निरूप से जोश कम करती है और सार्वजनिक बहस में विविधता को सीमित करता है। इस मामले में फ्लोरिडा कानून में समाचार पत्रों को समान पहुंच का एक रूप प्रदान करने की आवश्यकता थी, जब एक अखबार ने एक संपादकीय में एक राजनीतिक उम्मीदवार का समर्थन किया था। इसके बाद दोनों मामलों का स्पष्ट अंतर दिखा है। फ्लोरिडा कानून में क्या क्या था वो है आपका, ये आपका पूरा इसका आंसर है नेक्स्ट का, लगभग 500 वर्ड में। एफसीसी निरसन नियम थे कुछ, और 1987 में एफसीसी ने निष्पक्षता सिद्धांत को निरस्त कर दिया था। उसको आप देख ही लोगे आप किस तरीके से क्या है, सिंपल सा है। कांग्रेस अप्रभावी कांग्रेस के बारे में सब पूरा दिया हुआ है किस तरीके से हुआ था, बस इसका आंसर इतना बड़ा है। क्वेश्चन 7, राजनीति के एक व्यवसाय के रूप में व्याख्या कीजिए, मतलब किस तरीके से राजनीतिक व्यवसाय है उसको पूरा। राज्यों को भौतिक बल के अधिकार के एकमात्र अनुदानकर्ता के रूप में देखा जाता है, इसलिए हमारे मामले में राजनीतिक का अर्थ सत्ता के एक हिस्से की खोज या सत्ता के विभाजन को प्रभावित करने के लिए होगा, चाहे वह राज्यों के बीच या लोगों के समूह के बीच जिन्हें राज्य शामिल करता है। इस परिभाषा के बाद वेबर ने नोट किया कि राज्य के राजनीतिक वर्चस्व को वैधता को सही ठहराने 3 सिद्धांत है: पारंपरिक अधिकार, करिश्माई अधिकार और कानूनी अधिकार। एक व्यवसाय के रूप में राजनीति के अधिकांश मध्य भाग में वेबर की करिश्मा और नेताओं की परिभाषा और राजनीति के पेशे के लिए बुलाए जाने वाले लोगों के प्रकार शामिल हैं। यह आधुनिक राजनीति के उद्भव के लंबे ऐतिहासिक विवरणों द्वारा विकसित किया गया। ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए और जर्मनी के ऐतिहासिक उदाहरण पर जोर दिया गया। हालांकि जो फ्रांस था, चीन था, रोम था, प्राचीन ग्रीस था और अन्य जगह थी, इन उदाहरणों को विकसित करने में वेबर तुलनात्मक ऐतिहासिक शोध की अपनी समझ की सीमा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक व्यवसाय का पूरा है, इसमें किस तरीके से राजनेता आए, क्या हुआ पूरा। फिर ऐसा करने के लिए वेबर ने क्या क्या लिखा इस पैराग्राफ में है। वेबर ने लिखा कि घमंड राजनेता के लिए अनूठी समस्या पैदा करता है, क्योंकि वो वास्तव में वैध हिंसा के साधनों को नियंत्रित करते हैं। मतलब राजनेताओं को घमंड करने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। निबंध के अंतिम वाक्यों में वेबर ने 1919 की जर्मन क्रांति पर टिप्पणी, मतलब पूरा जो जर्मनी क्रांति हुई थी उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करा था। ठीक है, क्या ये कहने के बाद वेबर एक हल्के आशावादी नोट पर समाप्त होता है: केवल वह व्यक्ति जो निश्चित है कि उसे नहीं तोड़ेगा जहाँ से वह खड़ा है, दुनिया बहुत बेवकूफ़ लगती है, या जो वह इसे पेश करना चाहता है उसके लिए मतलब है कि इसके बावजूद वह सब कुछ कह सकता है, लेकिन फिर भी केवल उसके पास राजनीति के लिए कॉल है। इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन करने थे, 4 बता दिए। 5वां आपका है राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए प्रमुख दृष्टिकोण की चर्चा करिए। राजनीतिक सिद्धांत के कौन कौन से प्रमुख दृष्टिकोण हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा पदबंध है जिसे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचार, विश्लेषण, परीक्षण, विचारधारा, व्यवस्था के सिद्धांत आदि के पर्याय के रूप में किया जाता रहा है। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन को तो आज भी समानार्थी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये दोनों शब्द एक जैसे नहीं है। दर्शन एक बुद्धि का विज्ञान है। प्लेटो और अरस्तु राजनीतिक दार्शनिक इसी कारण है कि उन्होंने सत्य की खोज की। राजनीतिक दर्शन का एक भाग है। दर्शन संसार की एक प्रत्येक वस्तु की व्याख्या करने का प्रयास करता है। हेलोवेल का कहना है कि राजनीतिक दर्शन का एक प्रमुख कार्य यह है कि वह मानव के विश्वासों और आत्म सजगता में लाए और तर्क व बुद्धि के आधार पर उनकी समीक्षा करे। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में प्रमुख अंतर यही है कि दार्शनिक सिद्धांत शास्त्री हो सकता है जैसे प्लूटो व अरस्तु थे, लेकिन यह सकते कि सिद्धांत शास्त्री दार्शनिक भी हो। नए सिद्धांत का दृष्टिकोण कुछ है, जैसे
ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब पारंपरिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण, निर्णायक दृष्टिकोण। इसमें आपका पारंपरिक दृष्टिकोण को पूरा एक्सप्लेन करा गया कि जो 6वीं सदी से 20वीं सदी में लगातार दूसरे महायुद्ध से पूर्व तक किसी राजनीतिक दृष्टि का प्रचलन रहा है। पूरा इसमें डिटेल में है कि किस तरह का पारंपरिक दृष्टिकोण हुआ है। पारंपरिक दृष्टिकोण के कुछ लक्षण हैं, इसमें पूरा करैक्टर बता रखा है किस किस तरीके से होता है। नेक्स्ट आता है दार्शनिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराना दृष्टिकोण माना जाता है। बाकी इसमें प्लेटो और अरस्तू ने अपनी अपनी बातें रखी थी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, पूरा इतिहास पूरा किस किस तरीके से आपका चेंज हुआ है वो बताया है। और आता है अगला संस्थागत दृष्टिकोण। यह राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए पारंपरिक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से सरकार की औपचारिक हिस्सा से संबंधित हो, राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं को अध्ययन को गति प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है कानूनी दृष्टिकोण, जो पूरा कानून किस तरीके से चलता है बनता है वो पूरा बताया गया। फिर आता है आधुनिक दृष्टिकोण, पहले पार्ट का हो गया बता आधुनिक, मॉडर्न पूरा किस तरीके से आपका राजनीति के सिद्धांत चलते हैं उस पर पूरा पर्पस बताया गया है। इसके भी कुछ लक्षण हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अगला व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण। व्यवहार दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत है जो सामान्य व्यक्ति के व्यवहार दिए गए बढ़ते ध्यान का परिमाण है। नेक्स्ट आता है इसका व्यवहार कुछ लाभ हैं, दैनिक जीवन के करीब लाता है, ठीक है। विज्ञान क्षेत्रों को समझाया, इसमें भविष्य में होने वाली पूरी भविष्यवाणी प्रदान करता है। ये क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन यही खत्म होता है। और जानकारी और क्वेश्चन पेपर के आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।